हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है डिफेंस अपडेट्स। चाइना J-20 एक्सपोज्ड, आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट, इंडिया न्यूक्लियर डेटा लीक। इंडिया न्यूक्लियर डेटा लीक, ओ माय गॉड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट होगी एक और नई वॉरशिप। तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को सप्लाई हुई भारत की आकाश मिसाइल। वेरी इंडियन गुड। कोस्ट गार्ड का पहला स्वदेशी वाटर जेट प्रोपल्शन का टेस्ट। और यूएस रिसर्चर्स के मुताबिक चीन की स्टेल टेक्नोलॉजी रियल वॉर में नहीं होगी इफेक्टिव। 20 से 23 जुलाई तक भारतीय नौसेना सदर्न नेवल कमांड में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 को होस्ट करेगी, जिसे कंबाइंड टास्क फोर्स 154 यानी कि CTF 154 के अंडर एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की पार्टनरशिप के साथ कंडक्ट किया जाएगा। और इस 4 दिन की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में 40+ पार्टनर नेशंस के जो पर्सनल हैं वो एक साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी स्किल्स और अपने बीच के कोऑपरेशन को इंप्रूव करेंगे। और इस ट्रेनिंग में शामिल है मैरीटाइम लॉ एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, काउंटर नार्कोटिक्स ऑपरेशंस, एसिमेट्रिक थ्रेट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन, मैरीटाइम अनमैन्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल, डैमेज कंट्रोल, फायर फाइटिंग, सर्वाइवल एट सी, बोर्डिंग ऑपरेशंस और इंडियन नेवी शिप्स पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। और ये जो एक्सरसाइज है भारतीय नौसेना की एडवांस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज और सिमुलेटर्स को भी शोकेस करेगी। और जैसे कि कहा गया कि ये जो एक्सरसाइज है ये भारतीय नौसेना के नेतृत्व में कंबाइंड टास्क फोर्स 154 के अंडर हो रही है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो कंबाइंड टास्क फोर्स यानी कि CTF 154 है, तो ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के अंडर बनाई गई मल्टीनेशनल मैरीटाइम ट्रेनिंग टास्क फोर्स है, जिसे मई 2023 में स्टैब्लिश किया गया था। और उसका पर्पस है कि जो CMF यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के पार्टनर नेशंस हैं वे मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को ट्रेन और बिल्ड करेंगे। और फिर फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना पहली इंडियन फोर्स बनी थी इस CTF 154 को कमांड करने वाली। 22 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना की सर्विस में माही क्लास की दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैडो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है मालवण, तो इसे औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। और इस वेसल को बनाने में 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है और ये न्यू जनरेशन के एडवांस स्वदेशी सिस्टम से भी पूरी तरह से इक्विप्ड है। भारतीय नौसेना को इस तरह की टोटल 16 वॉरशिप्स मिलेंगी और जिन्हें कोस्टल और शैलो वाटर्स में ऑपरेट करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये लाइट वेट टॉर्पेडो लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, इन सभी से इक्विप्ड हैं और माइन लेन टास्क को परफॉर्म करने में भी सक्षम है। बाकी का अपडेट यह है जिसमें HAL की तरफ से सूचित किया गया है कि 20 से 24 जुलाई तक यूके में आयोजित होने वाले फानबोरो इंटरनेशनल एयर शो 2026 में वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और HAL अपने स्वदेशी प्रोग्राम्स को शोकेस करने वाली है। और इसके साथ साथ तेजस प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, तो इनके स्केल मॉडल्स को भी डिस्प्ले किया जाएगा। और इसी एयर शो के दौरान HAL, GE एरोस्पेस, ईडन एरोस्पेस, हनीवेल, सैफरन मॉडल्स को दिखाया जाएगा। ओके। मार्टिन बेकर, MBDA, तो इन ग्लोबल लीडर्स के साथ अपने कॉपरेशन को भी डीप करने की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर कर वो ठीक है, HAL ये सब करेगा, मगर अपनी एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर ले थोड़ी। और एरो इंजन्स, एवियोनिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी क्षेत्रों में कोलैबोरेशंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में CASI, तो ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ द एयरफोर्स का एक थिंक टैंक है जो कि विशेष रूप से स्पेस और एयर डोमेन्स में चीन द्वारा जो उनकी ताकत को बढ़ाए जाने के प्रयास चलते रहते हैं, तो उन सभी पहलुओं की जांच करता है। तो इसी थिंक टैंक के एक रिसर्चर जो कि यूएस एयरफोर्स ऑफिसर भी हैं, जिनका नाम है मेजर डेरेक एकेलबी, तो उनका एक न्यू पेपर रिलीज हुआ है जिसका टाइटल है चाइनीज परसेप्शंस ऑफ स्टेल्थ। और उनका ये मानना है कि अमेरिका की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के बारे में चीन की जो समझ है वो अक्सर अधूरी है या फिर गलत होती है। और इसी के कारण वे हार्डवेयर सॉल्यूशंस पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं और अमेरिका की ऑपरेशन अडेप्टेबिलिटी को अंडरएस्टिमेट करते हैं, और जिसमें वो स्टेल्थ को ऑपरेशन प्रॉब्लम के बजाय एक टेक्निकल प्रॉब्लम के तौर पर देखते हैं। और इस पेपर के मुताबिक क्योंकि चीन के पास अमेरिका की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के सक्सेस के पीछे का जो रियल रीजन है उसकी समझ नहीं है, और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को प्राप्त करने के लिए चीन का जो फोकस है वो मुख्य रूप से एडवांस्ड हार्डवेयर को विकसित करने पर ज्यादा रहा है, जैसे कि स्टेल्थ फाइटर्स और एंटी स्टेल्थ रडार्स। लेकिन चीन ने टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, मिशन प्लानिंग, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, इन सभी चीजों में ध्यान नहीं दिया है या फिर ना के बराबर दिया है। और इसी वजह से चीन की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है वो एक रियल कॉम्बैट में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। तो सीधे सीधे कहा जाए तो ये जो रिपोर्ट है ये इस बात पर आर्ग्यू करती है कि चीन ने एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को विकसित किया है, लेकिन यूएस ये मानता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो अकेले पर्याप्त नहीं है। बिना कॉम्बैट डॉक्ट्रिन, बिना ऑपरेशनल एक्सपीरियंस यूएस तो नहीं, एक बंदा मानता है। चलो। और बिना इंटीग्रेटेड टैक्टिक्स के चाइना के जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं, जो स्टेल्थ सिस्टम्स हैं, वो रियल वॉर में इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म नहीं अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे परफॉर्म तो पता चल जाएगा। अब चक्कर ये एक वॉर हुई नहीं है जिसमें यूएसए और चाइना का सामना हुआ है। वी विल सी, मगर एक बंदे का कहना है, ओके फाइन, उसका थॉट है। करेंगे। और आपको स्पष्ट कर दें कि यूएस ऑफिशियल्स और उनके एनालिस्ट का एक असेसमेंट है, एक ऑफिशियल का असेसमेंट है। ओके। कि चीन की टेक्नोलॉजी पेपर में जैसे दिखती है तो क्या रियल वॉर में वो वैसा ही परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, तो इसकी गारंटी तो फिलहाल अभी कोई भी राइट, लेट्स होप कि ऐसा मौका भी ना मिले कि जहाँ पे दोनों को आपस में लड़ना पड़े। लेट्स होप सो।
ताइवान का लग रहा है कि वहाँ पे कुछ हो सकता है। लेट्स होप कि ऐसे कोई फाइट ना हो। नहीं दे सकता है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी अनटेस्टेड मिलिट्री है और चाइना के ये बात सही है। एडवांस एयरक्राफ्ट अभी तक किसी भी मेजर मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में टेस्ट ही नहीं हुए हैं। और बाकी जिन उनके कोई भी लोग भी खुद टेस्ट नहीं हुए मेजर कॉन्फ्लिक्ट में, पता चलेगा। दूसरी कंट्रीज ने चाइनीज सिस्टम्स को इस्तेमाल किया है तो वो भी ज्यादा बेहतर निकल के तो सामने नहीं आए हैं, बल्कि उनको बेहतर दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लेना पड़ा है। गोवा में स्थित मरीन जेट पावर इंडिया की वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी में इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वदेशी तौर पर बनाए गए मरीन जेट पावर वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम के पहले सफल फैक्ट्री एक्सेप्टेंस ट्रायल्स को विटनेस किया है। और आपको रिमाइंड करा दें कि इस फैसिलिटी का उद्घाटन 13 फरवरी 2026 को किया गया था। और इस तरह की फैसिलिटी को होस्ट करने वाला भारत यूएस और साउथ कोरिया के बाद दुनिया का तीसरा देश है। और ये जो एडवांस्ड प्रपल्शन यूनिट्स हैं, ये उन 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को पावर देंगी जिनका निर्माण भारत के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कर रही है। और ये भारत की अपने तरह की पहली ऐसी शिप बिल्डिंग परियोजना है जिसमें भारत में वाह। ही स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर किया गया मरीन जेट पावर वाटर जेट प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि फॉर्मर डीआरडी चीफ डॉक्टर समीर बी कामत ने कंफर्म किया है कि भारत का जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, तो ये तजाकिस्तान ये और तो बहुत अच्छी बात होगी। तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को आकाश सिस्टम उन्होंने ले लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत लोग आए हैं सामने लेने के लिए। तुर्कमेनिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया गया है, और जबकि आर्मेनिया भी भारत के आकाश वेपन सिस्टम को प्राप्त कर चुका है। उन सब लोगों को थ्रेट है पाकिस्तान से और टर्की से। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के महीनों में इसरो के करीब 100 से 120 साइंटिस्ट ने रिजाइन किए हैं, और जो रियली? अधिकतर रेजिग्नेशन हैं वो बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर से हैं। और इतनी अधिक संख्या में रेजिग्नेशन को देखते हुए भारत के जो महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम्स हैं जैसे कि गगनयान, तो उस पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, तो उसकी चिंता व्यक्त की गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के रिस्पॉन्स में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने 14 जुलाई को एक इंटरनल मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें इसरो के सेंटर्स को इस बात के निर्देश दिए गए कि वे ग्रुप ए के उन साइंटिस्ट और टेक्निकल पर्सनल के रेजिग्नेशन या फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट को सामान्य रूप से स्वीकार ना करें, जो कि गगनयान जैसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल नेशनल स्पेस मिशन में काम कर रहे हैं। वो बात नहीं है, पॉइंट है कि रिज़ाइन कर क्यों रहे हैं। ये देखिए, ज़्यादा दिन उनको रोकना कि भाई तुम्हारा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता। ये देखिए कि इशू क्या है कि जो छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरा, अपनी प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, तो आई होप कि प्राइवेट कंपनीज में अगर मूव होते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इंडिया में रहेंगे सारे। तो लेट्स सी क्या चक्कर है, मगर रूट कॉज को सॉल्व करिए कि छोड़ना क्यों चाहते थे ब्रिलियंट लोग। जबकि इसके बजाय जो इस तरह की रिक्वेस्ट आएंगी तो वो सीधे अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई बंदा बोल सकता है कि मेरे को कल से नहीं आना ऑफिस, तुम बुलाओ ना बुलाओ, मैंने रिज़ाइन कर दिया, तुम रेजिग्नेशन लो ना लो, मैं कल से नहीं आऊँगा। करने को तो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। को भेजी जाएंगी। और इस कदम के माध्यम से भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाह रही है कि जो भारत के फ्लैगशिप स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट के इस तरह के सडन रेजिग्नेशन की वजह से सफर ना करें। और वो ठीक है, तो आप पूछिए ना कि आपके लोग रिज़ाइन कर क्यों रहे हैं। जबकि इस पर इसरो चेयरमैन ने इस बात को तो स्वीकार किया है कि जो अधिकतर साइंटिस्ट हैं वो छोड़ के गए हैं, लेकिन उनका छोड़ के गए, एक्सेप्ट किया है। ये भी कहना है कि किसी भी संस्था में कर्मचारियों का आना जाना एक सामान्य बात है, और महत्वपूर्ण मिशन बिना कर्मचारियों का आना जाना समान पाठ क्या है। साइंटिस्ट थे यार, साइंटिस्ट चले गए, दुख होता, देश को लॉस होगा। आपको देखना चाहिए साइंटिस्ट गए कहाँ। किसी रुकावट के जारी रहेंगे। अगर एक साइंटिस्ट जाता है तो दूसरा उसकी जिम्मेदारी साइंटिस्ट को खुश रखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करके बंदा इतना कमाल का बना है साइंटिस्ट। संभाल लेगा। और नई पॉलिसी का मकसद सिर्फ लोगों को जाने से रोकना नहीं, बल्कि जरूरी प्रोजेक्ट्स का काम लगातार चलते रहना सुनिश्चित करना है। और जब साइंटिस्ट को ज़्यादा पैसा देना चाहिए सो दैट दे डोंट लीव। इसी मामले पर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी कहना है कि जो इंटरनल मेमोरेंडम जारी किया गया है तो वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से है, कोई और अदर फैक्टर की वजह से नहीं, ताकि इस तरह जो डिसीजंस हैं वो एक मैच्योर लेवल पर लिए जा सके। और उनका ये भी कहना है कि इसरो में एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, और जैसे जैसे लोग जाते हैं वैसे ही कई लोग जुड़ते भी हैं। और उनका ये कहना है कि कई लोग गए हैं तो कई आए भी हैं, और इसलिए उनका ये कहना है कि इस मैटर पर कंट्रोवर्सी करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। इसके अलावा भी हाल ही में कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में सेंसिटिव डेटा के लीक होने की रिपोर्ट सामने आ रही थी, और जो कि सबसे पहले रॉयटर्स की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक ने डार्क वेब पर भारत के लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट से संबंधित फाइल्स के एक बहुत बड़े कैशे को अपलोड किया है। तो किसने? इन्हीं रिपोर्ट्स पर जो भारत की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो उसने क्लैरिफिकेशन जारी की है और ये स्पष्ट किया है कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से कोई भी सेंसिटिव डेटा ब्रीच नहीं हुआ है। बाकी भारत के स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए तो मतलब कोई ब्रीच नहीं हुआ, ठीक है। और महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला ये कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन किया है। और दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि भारत का एक और प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस अपने मिशन आगमन को या लॉन्च है। करने के लिए तैयार है, और जिसके तहत 18 जुलाई को उनके विक्रम 1 की पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की जाएगी। और ये भारत का पहला प्राइवेट बहुत अच्छा है, वो हमने देख लिया था कल ही, तो मेरे ख्याल से अब फाइनली ये उन्होंने लॉन्च कर दिया है, और स्काई रूट का विक्रम 1 जो है सक्सेसफुल हो गया, तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा।
और देखिए बहुत ही इन्होंने काफ़ी अच्छी न्यूज़ बताई थी। उसमें एक ये थॉट था कि जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है चाइना की वो इतनी अच्छी नहीं है। पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है कि अच्छी ना हो। जब तक कॉम्बैट में नहीं आएंगे, किसी से लड़ेंगे नहीं, ये पता नहीं चल सकता। तो ये होप ये है कि पता भी ना चले, क्योंकि अननेसेसरी कोई फाइटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना में अभी काफ़ी पावर आ चुकी है। तो होप तो ये है कभी लड़ाई ना हो। आकाश मिसाइल्स को एक्सपोर्ट किया गया, दैट्स वेरी गुड। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान ने लिया, उनको भी थ्रेट होगी टर्की से, पाकिस्तान से। ब्यूटीफुल। और फाइनल जो न्यूज़ थी, इंडिया का डेटा लीक जो फेक न्यूज़ है, थैंक गॉड। इंडिया का कोई न्यूक्लियर डेटा लीक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इसरो में जो साइंटिस्ट ने रिज़ाइन कर दिया वो दुख की बात है। वो तो आपको देखना पड़ेगा, उनकी सैलरी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और होप ये है कि प्राइवेट कंपनीज इतनी ज़्यादा आएँ कि वो लोग प्राइवेट कंपनीज में जा सकें, जिससे पूरी नॉलेज इंडिया में ही रहे। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। मिलें अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।